दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सत्या और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जितने भी लोग हैं जिनकी एडमिशन यूजी में होने वाली है, तो इस वीडियो में स्पेशली ये जो डेडिकेटेड वीडियो है वो यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, वो भी मेरे चैनल पे होगा, वो भी आप देख लेना, वो स्पेशल पीजी के लिए होगा। फिलहाल हम जा रहे हैं इस बारे में बात करने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चिंता में हैं कि पता नहीं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रोसेस क्या है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में आ रहा है, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको नॉलेज कम मिलेगी और एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट इस वीडियो को आप पहले अंत तक देखो, फिर हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सारी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो ये जो है इफ्लू का वेबसाइट है। इफ्लू के वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें यूजी प्रोग्राम 2023 लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है इसमें। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आएंगे यहाँ पे हमें दो लिंक मिलते हैं, यूजी प्रोग्राम 2023 लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स और गाइडलाइंस। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में जब हम जाएंगे तो हमें शॉर्ट लिस्टेड में ये मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस या फिर अलग डिपार्टमेंट के जो लिस्ट हैं वो दिए हुए हैं, जैसे अरबिक, चाइनीज, डिजिटल कम्युनिकेशन। खैर इस बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के बच्चों को बुला करके, ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ सके। फिलहाल अभी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये तमाम तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पेनिश से लेकर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे वो लिस्ट आएगा। फिर आपको आएगा गाइडलाइंस, कि गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन इन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2023 एंड 24। चलो भाई, थोड़ी देर रिकॉर्डिंग पॉज थी, मनीष भाई हमारे लिए आए थे थोड़ा सा मिठाई, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें भी जरूरत है एनर्जी का, मिल गया एनर्जी थोड़े बहुत। रात के बज रहे हैं 2 और मैं इस समय वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो, तो ये तीनों कैंपस के लिए, हैदराबाद एंड रीजनल कैंपस जो शिलोंग एंड लखनऊ है, उन सब का गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखा है। ये जो भी चीज़ें हैं ये काम की नहीं है, मतलब काम की हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। इसमें आपको दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, राइट, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में परेशान है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाए सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाबू बताऊंगा बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, अपना भाई है तेरे साथ। फी डिटेल्स ये बाद में देख लेंगे, बच्चे इसके बारे में परेशान नहीं है, ज़्यादा परेशान है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डिटेल ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब, नेक्स्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये सारे डिटेल्स में आगे होंगे। इसमें यूजफुल लिंक्स भी दे रखे हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे भी देगा, पेमेंट आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग, फलाने चिलाने जो चीज़ें होती हैं। आगे चलो हम चलते हैं, वो एडमिशन के समय होगा, जो पैसे वैसे पे करना होगा। चलो जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि है क्या। वीडियो को स्किप नहीं करना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को और बोलता रहूँगा। प्लीज़ जितने लोग एडमिशन लेने वाले हो, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, द CUET स्कोर कार्ड विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम एट द EFL यूनिवर्सिटी। स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही जो भी मेरिट बनेगी वही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग ले रहे हो फुल टाइम है, कोई भी यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं है, पार्ट टाइम चलते हैं यहाँ पे COP, DOP एंड ADOP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा। वो आप लोगों के लिए नहीं है, इसकी चर्चा हम उस विद्यार्थियों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। थर्ड क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू इंश्योर that they satisfy the eligibility requirement before applying for admission to a program, as candidates who are still awaiting the results of their final year or semester examination are also eligible
यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर और व्हेन दे अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये तो एंट्रेंस टेस्ट के समय की बात कर रहा है कि आप एप्लीकेबल हो, कि जब आप फाइनल ईयर में हो या फिर 12th का एग्जाम दे रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात कर रहा है। आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट, ओके ठीक है, बाद में हम बात करते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, in terms of the ordinance of EFL University Act 2016, cut-off marks for the entrance test for admission to all UG programs for candidates belonging to the following categories are as follow। देखो, तुमने जो दे रखा है CUET की एग्जाम्स, वो चाहे जितने मार्क्स का हो, लैंग्वेज के लिए स्पेशली आपको 101 एक सेक्शन था जिससे एक लैंग्वेज लेना था, और 501 जिसमें जनरल टेस्ट था। वो दो पेपर्स लेने थे, वो दोनों पेपर्स के टोटल मार्क्स जो होते हैं 4 और 50 होते हैं। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, केएम, कश्मीरी माइग्रेंट्स, डब्ल्यूडीपी, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, इन सारे सेक्शन से जितने भी बच्चे हैं कैटेगरी से, उनका जो मार्क्स आना चाहिए 450 का 50%, यानी कि 225 नंबर कम से कम एंट्रेंस टेस्ट में आने चाहिए, उनके लिए एलिजिबल, मतलब उनके लिए तब यूनिवर्सिटी एडमिशन देगा, यानी कि तब वो एलिजिबल हो सकते हैं। इस प्रकार ओबीसी के लिए 45% एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30%। ठीक है, तो आप लोगों का लिस्ट में नाम आया है तो ज़्यादा ही होगा, या आप लोग पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे नहीं पता, मैं भी बता दिया हूँ। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा, प्रोस्पेक्टस हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, देखो सब कुछ है अपने पास। ये है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इसमें हैदराबाद, शिलोंग और लखनऊ तीनों के लिए है, यूजी प्रोग्राम्स के लिए प्रोस्पेक्टस। इसमें जनरली यही सब बताएगा कि आपको सेक्शन ए से एक लैंग्वेज लेना था या 1B से, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट लेना था। ठीक है, तो आप लोग ये सब ले चुके हो तभी एडमिशन ले रहे हो। चलो हम फिलहाल अपने गाइडलाइंस पे आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 नंबर है, द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड अ स्पेसिफिक कैंपस विल नॉट हैव एनी क्लेम व्हाटसोएवर टू चेंज द कैंपस। जैसे हैदराबाद कैंपस के लिए अप्लाई किए होगे तो हैदराबाद में ही एडमिशन लेना होगा, तुम्हें शिलोंग या लखनऊ वाला कैंपस नहीं मिल सकता है, या फिर जिस लैंग्वेज या प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रखे होगे उसमें ही होगा, फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस फॉर हिज और हर कन्वीनियंस। ठीक है, विल नॉट हैव एनी क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे ये बदलना है, कैंपस बदलना है या प्रोग्राम बदलना है। इफ 9th नंबर है, इफ अ कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड फॉर 2 प्रोग्राम्स, जैसे मान के चलो फॉरेन लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं कि तुमने इटालियन और स्पेनिश, फ्रेंच या फिर जर्मन, फ्रेंच और जर्मन दोनों में भरा होगा, तो और दोनों में नाम आ गया, ठीक है, प्रोविजनली सिलेक्टेड हो, लिस्ट आ गया है, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो दोनों में, तो सच कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू चूज एनी वन प्रोग्राम, उनको एक प्रोग्राम ही चूज करना है चाहे जो हो। वंस द प्रोविजनल एडमिशन इज ऑफर्ड, ही और शी, लड़का हो या लड़की हो, नॉट एंटाइटल टू चेंज द प्रोग्राम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर। ठीक है, और प्रोविजनल एडमिशन फिर हो गया, एडमिशन मिल गया तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में, फिर तुम चेंज नहीं कर सकते हो कि अरे चलो इटालियन लिया था अब मन कर रहा है स्पेनिश में जाने का, नहीं, पहले स्पेनिश में जाना है तो पहले ही चूज कर लो, बाद में सब बखेरा नहीं, यूनिवर्सिटी इस चीज की जिम्मेवारी नहीं लेती है, तो ठीक ठाक से जो भी लेना हो अपना ले लेना एक लैंग्वेज। 10th नंबर है, इफ 2 or more candidates secure the same CUET score, the procedure mentioned below may be followed। जैसे मान के चलो कि 2 बच्चे हैं, दोनों के 305 नंबर, 305, 2 कैंडिडेट्स के, उन दोनों में से किसका होगा किसका नहीं होगा, उसके लिए 3 कंडीशन है। द कैंडिडेट्स विद हाइयर मार्क्स इन इंटरमीडिएट, 12th का मार्क्स देखा जाएगा, जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसको एडमिशन मिलेगा। और सेकेंड, चलो मान के चलो 12th में भी बराबर हो गया तो क्या होगा, इफ द इंटरमीडिएट 12th और इक्विवेलेंट मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, चलो मान के चलते हैं कि 12th का इक्विवेलेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और इफ द मार्क्स आर सेम, चलो 12th में मार्क्स सेम आ गया फॉर ऑल कैंडिडेट्स, देन सीनियर सेकेंडरी और क्लास 10th मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर, एंड द कैंडिडेट्स हु हैज हायर मार्क्स इन क्लास 10th विल बी अलॉटेड द सीट।
10th की मार्क्स देखी जाएगी, जिसकी ज्यादा मार्क्स होगी उसका एडमिशन मिलेगा। इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स विद द सेम मार्क्स, 10th में यदि सेम मार्क्स आ गए, द एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। देखो अब 12th और 10th दोनों के मार्क्स भी सेम थे, दोनों के 12th में मार्क्स भी सेम आ गए, आई मीन फर्स्ट जो था सीयूटी में स्कोर सेम थे, 12th में मार्क्स सेम थे, 10th में भी मार्क्स सेम हो गए, ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है। तो इसके लिए एज मायने रखती है, एक दिन भी ज्यादा हो, 2 दिन भी ज्यादा हो तो भी। अब जिसका द ओल्डर कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड द सीट, जो ज्यादा उम्र का होगा उसको सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को बैक करो और देखो, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, बार बार बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या है क्या है, मैं बता रहा हूं। अब चलो रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है, शेड्यूल कास्ट को, एससी को 15% सीट अलॉटेड है यहाँ पे, एसटी को 7.5% एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10% सीट्स पे आएंगे। ठीक है, चलो आगे और पढ़ता हूं। पर 13th नंबर, चलो इसका भी कोई जरूरत नहीं, 14th का भी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल समझाने के लिए, 15th का भी नहीं है। चलो मेरिट लिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है 19 नंबर। अ मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द CUT UG 2023 एग्जामिनेशन फॉर ईच प्रोग्राम। मेरिट लिस्ट जो तैयार किया गया है बच्चों के द्वारा ऑब्टेन्ड स्कोर के बेसिस पे तैयार किया गया है, जितना जिसका ज्यादा होगा उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पे तैयार किया गया है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द रूल ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भी इसमें काम आएगा, क्योंकि पहले से बोल रखा है कि एससी को 15%, एसटी 7.5, ओबीसी 27 नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ईडब्ल्यूएस 10%। ठीक है, उसके बाद है द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू फिक्स द रेशियो फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर respective programs which may vary from 1:1 to 1:10। आई थिंक ये जो कह रहा है कि जिस भी प्रोग्राम में उसे एडमिशन लेना है और उसकी जो सीट्स हैं, जो भी उसका नंबर ऑफ सीट्स टोटल है, जैसे मान के चलो फॉरेन लैंग्वेज में 20 सीट्स होते हैं इनटेक, तो इनटेक के आधार पे वो जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं उनका जो नंबर्स वेरी कर सकता है वो 1:1 से 1:10 तक वेरी कर सकता है। इसलिए ये जैसे 1:1 होता तो 20 ही बच्चों का लिस्ट आता, जैसे पिछली बार हुआ था 20 से ज्यादा बच्चों का लिस्ट नहीं आया था। ठीक है, तो 1:1 to 1:10 कहने का मतलब ही है कि 20 बच्चे यदि एडमिशन लेने वाले हैं, टोटल इनटेक इस यूनिवर्सिटी में किसी खास लैंग्वेज का यदि 20 है, तो जितने भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर 20 से लेकर के 20 से 10 गुना तक, यानी 200 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट वाले कैटेगरी में रख सकते हैं हम, यानी 20 से लेकर 200। अब उसमें से जो भी बच्चे आएंगे और उनके आए हुए बच्चों के मेरिट के आधार पे उसमें से सिर्फ 20 को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया है कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स जो है मैं नंबर कितना भी रख सकता हूँ, 1:1 to 1:10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, 80, 90, 200 तक, इससे ज्यादा नहीं। बेसिकली ये है टू इन विद अ व्यू टू फिलिंग द सीट्स विद एलिजिबल कैंडिडेट्स। और ये भी बोल रहा है कि ये रखने का कारण भी मैंने दे रखा है ताकि सारी सीट्स भर जाएं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि सीट्स नहीं भरते हैं, 20 कैंडिडेट्स का नाम आया, उसमें से बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले गए, सिक्किम में चले गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में चले गए, जेएनयू में चले गए, बीएचयू में चले गए, या फिर कोई अलग प्रोग्राम ही ले लिया, कोई बीबीए ले लिया, बीकॉम ले लिया, कोई दून यूनिवर्सिटी में चले गए। तमाम तरीके के ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो जो सीट्स है वो खाली रह जाता है। तो यहाँ पे सीट को मद्देनजर रखते हुए कि सीट खाली ना रह जाए, इतने सारे शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। चलो तो ये भी क्लियर हो गया होगा। Immediately upon their arrival at the counseling center at the university, the candidates shall sign the attendance sheet, which alone will entitle them to be considered for admission to the UG program. जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंचोगे सेंटर पे, काउंसलिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग सेंटर पे, यहाँ पे अटेंडेंस शीट पे साइन करना होगा, और साइन करने से ही तुम्हें ये समझा जाएगा कि एडमिशन लेना है। और जो बच्चे साइन नहीं कर पाएंगे उनको नहीं समझा जाएगा कि इनको एडमिशन दिया जाएगा, वो कंसिडर नहीं होंगे। तो साइन बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम पे आना है। जो भी डेट्स हैं, डेट्स क्या है,
मैं भी बताता हूँ डेट्स क्या है, उस पर बाद में हम बैक जाएंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन डेट ये सब खत्म हो गया, मैं बात कर रहा हूँ अपलोडिंग। अच्छा फर्स्ट लिस्ट ये तो थोड़ा सा 2 दिन लेट आया था। फर्स्ट राउंड ऑफ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग जो है 22 से लेकर 26 अगस्त, 22 से लेकर के 26 ऑफ अगस्त 2023। लेकिन अब ध्यान से ये देख लो, रिपोर्टिंग टाइम करना कब है, 10 बजे सुबह भाई साहब, 10 बजे सुबह से लेकर के क्लोजिंग टाइम जो है 12 बजे तक है, सिर्फ 2 घंटे। और इसमें सारे लैंग्वेज, अलग अलग जो लैंग्वेज है उसको 3-3 कैटेगरी में बांट कर रखा गया कि किन लैंग्वेज वालों को किस दिन आना है। जैसे अरेबिक, पर्शियन और कोरियन, ये जो 3 लैंग्वेज हैं इसको 22 अगस्त को आना है काउंसलिंग सेंटर पे। इस दिन आना है, इसका मतलब ये नहीं कि 22 को ही तुम पहुंचोगे, तुम्हारा ट्रेन लेट हो सकता है, तुम्हारा फ्लाइट लेट हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि इस दिन आओ, तुम 1 दिन पहले आ जाओ, 2 दिन पहले आ जाओ, ठीक है, बट यहाँ पे टाइम से पहले आ जाना है ताकि मिस नहीं हो, क्योंकि एक बार मिस कर गया टाइम तो फिर दोबारा कोई नहीं जानता है कि एडमिशन क्या एक्शन लेने वाला है, शायद छूट भी जाए एडमिशन, ठीक है। उसके बाद इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच, ये 3 लैंग्वेज, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच, इसकी जो काउंसलिंग डेट है वो 23, टाइमिंग वही रहेगी 10 बजे से लेकर के 12 बजे दिन, सुबह से दोपहर 12 बजे तक। चाइनीज, रशियन और जर्मन के लिए, ये 3 लैंग्वेज के लिए 24 अगस्त। इंग्लिश के लिए स्पेशली यूजी के जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको आना है 25 अगस्त 2023 को। जापानीज, डिजिटल कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 26 अगस्त 2023 को आना है, ठीक है। ये हो सकता है इस बार सेमेस्टर में पढ़ाने। चलो ठीक है, तो ये सारे जो काउंसलिंग डेट्स है मैंने बता दिया, टाइम भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि जरूरी नहीं है कि तुम उसी दिन फिक्स करके आओगे, अच्छा चलो मैं इस दिन सुबह पहुंच जाऊंगा, और कल को मान के चले चलो कि ट्रेन लेट हो गई, फिर क्या करोगे। एक करें, टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, ये क्या था, कैंडिडेट्स, अच्छा ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स शैल सबमिट द स्कोर कार्ड्स टू द, इट इज स्पेशल काउंटर होता है भाई, चिंता नहीं करना है, सीओई ऑफिस के ही पास, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, ठीक है। बच्चे बहुत सारे होंगे आपको हेल्प करने के लिए यूनिवर्सिटी में, पहले आप आओ तो सही। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू सबमिट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द स्पेसिफिक काउंटर्स, ठीक है। तो काउंटर्स कहाँ है, क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन काउंटर्स कहाँ है, ये हमारे अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर टू नोट, अच्छा चलो मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। Candidates note that the process of taking attendance of the candidates at the counseling center for admission UG programs will be 12 noon, 12 बजे से पहले सारा जो भी सिग्नेचर का जो ये है प्रोसेस वो कंप्लीट कर दिया जाएगा 12 बजे से पहले ही। अटेंडेंस जो भी आपकी बनेगी, ठीक है, वो साइन वाइज सिग्नेचर वाला जो है। कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट और फेल टू साइन द अटेंडेंस, मान के चलो कि तुम नहीं आए या आए भी तो साइन नहीं कर पाए, तो भी क्या होगा, for counseling will not be considered in preparing the final merit list, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा बाबू साहब। जो भी लोग चूक जाएंगे साइन करने, अटेंडेंस जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट और फेल टू साइन द अटेंडेंस शीट ऑफ द चूजन यूजी प्रोग्राम्स बाय 12 noon shall not have any claim whatsoever for admission, क्लेम भी नहीं कर सकते हैं बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसलिए याद करके जो तुम्हारी अटेंडेंस है उसको बना लेना। नेक्स्ट है फर्दर कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन एनी केस वैकेंसीज अराइज ड्यू टू विड्रॉयल ऑफ प्रोविजनली, ओके। मान के चलो कि 20 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, अब फाइनली सब कुछ हो गया, 20 स्टूडेंट के एडमिशन हो गए और एक बच्चा एडमिशन नहीं लिया, अब फिर से एक कम हो गया, इनटेक 19 है, 20 होने थे, तो उस वैकेंसी के लिए वो जो खाली है, जो भी वैकेंट सीट है, जो वैकेंसी आई अब एक विद्यार्थी के लिए, उसमें तुम नहीं भर सकते हो क्योंकि तुम काउंसलिंग के दिन साइन ही नहीं किए थे,
या फिर आए ही नहीं थे, इसलिए वो जरूरी है। तो आगे भी भरने का मौका तभी मिलेगा जब अटेंडेंस बढ़ा होगा उस दिन जब काउंसलिंग हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आते ही क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है सबसे पहले कि जिस दिन आओगे, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन होगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे। यदि 80 बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, 40 आए तो उसमें 40 के मेरिट के आधार पे, चूंकि इंटेक 20 है तो 20 का ही एडमिशन होगा, बाकी 20 को वापस जाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी कह रही है। यहाँ पे ये कह रही है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एनी प्रोग्राम। आओगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, आने के बाद काउंसलिंग का यह मतलब नहीं है कि सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उस प्रोग्राम के लिए। वो डिपेंड करेगा आपका मेरिट, आपका CUET स्कोर। द एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स आर प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट। जो मैंने अभी कहा कि आपका CUET स्कोर मैटर करता है उस मेरिट के लिए, सिर्फ आ जाना मैटर नहीं करता है और काउंसलिंग करवा लेना। 40 बच्चे हैं, 20 इनटेक है, 20 को लेना है, ठीक है। मान के चलो उस 40 में से 10 का बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो हो ही जाएगा क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं, फिर भी मान के चलो कुछ दिक्कत हो गया, 10 का नहीं हुआ एडमिशन। अब 30 बच्चे, 30 में से 20 बच्चों का एडमिशन हो गया, बाकी 10 को वापस जाना पड़ेगा। वो तो 10 पहले ही डॉक्यूमेंट के मारे या फिर किसी और चीजों के कारण चले गए, आपको भी जाना पड़ेगा। आगे केस में यदि सेकंड लिस्ट आता है, बहुत कम चांस है इस बार, क्योंकि ये जो रूल है इसीलिए है कि सीट खाली बचे ही नहीं, लेकिन फिर भी आ जाता है तो नेक्स्ट बार आपको आना होगा और तब एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है सर। यदि खाली रहा और आप मेरिट के हिसाब से पहले या एक दूसरे जितने भी सीट्स हैं उसके हिसाब से एलिजिबल हो तो तब मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मेरिट, जो भी एडमिशन होगा मेरिट के बेसिस पे होगा, लेकिन आ करके जरूरी है यहाँ पे काउंसलिंग करवाना। अब मान के चलो तुम सोच लो कि भाई हम जाएं, हमारा काउंसलिंग तो हो गया, एडमिशन तो होगा नहीं, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता कि आगे सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा? हो सकता है आ जाए और तुम उसके लिए एलिजिबल हो, इसलिए यहाँ पे आ करके काउंसलिंग सेंटर पे साइन जरूर कर लोगे, ताकि आगे आने वाले लिस्ट में यदि आए तो उसमें तुम्हें हेल्प मिल जाएगा। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, प्लस एक सबका कॉपी भी लेके आना है। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम अ प्रोविजनल एडमिशन विल बी गिवन। चलो ठीक है, हम ये क्या कह रहे हैं कि एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ, प्लस उसका एक कॉपी लेके आओ। किसी केस में जैसे मान के चलो एक कैंडिडेट्स हैं, वो शिलोंग में एडमिशन लेना था, तो उसका एक क्वेरी था कि सर हमारा माइग्रेशन अभी बना नहीं है, क्या करूं? माइग्रेशन नहीं बना है तो अपने सिविल कोर्ट में जाकर के जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे एफिडेविट बनवा लेना है कि भाई हमारे पास नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके जैसे ही हमें मिलेगी वो हम आपको सबमिट कर देंगे। तो एक एफिडेविट बनवा के लाना होगा, ऐसे ही हाथ डुलाते हुए नहीं चले आना है और इमोशन दिखाना है, सर 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 नहीं था, क्या करें अभी तक मिला नहीं है, ऐसा नहीं करना है। एफिडेविट बनवा लेना है, नोटरी बना देता है एफिडेविट, जाएंगे आप अपने कोर्ट, जहां भी आपका नियरेस्ट जो भी आपका सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगला क्या है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कंटिन्यू विद द एडमिशन साइकिल एज शोन इन द सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन्ड अबव टिल ऑल सीट्स आर फिल्ड विद द अवेलेबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल। ठीक है, बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी अपने पास ये अधिकार रखती है कि जब तक फिल ना हो तब तक एडमिशन साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट्स इन इट्स ऑन इंटरेस्ट नॉट टू एडमिट अ कैंडिडेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन व्हाटसोएवर। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास एक राइट्स ये भी है कि चलो तुम किसी चीज को भूल गए और नहीं लाए, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी तो एक तो पहले ही कह रखा है कि जैसे मान के चलो माइग्रेशन वाला ही यहाँ एग्जांपल से ले लेते हैं, और यहाँ पे आओगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई अच्छा चलो तुम्हारे पास माइग्रेशन नहीं है तो दे देते हैं एडमिशन, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मेरा मन करेगा तो हम नहीं देंगे टू एडमिट कैंडिडेट्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो तुम्हें एक रीजन देना होगा, जब तक रीजन नहीं दोगे, नहीं बोल दोगे अच्छा सर छूट गया या फिर नहीं चाहिए, तो इसलिए एफिडेविट बनवा के लाओगे, वो जो है स्पेशल रीजन होगा, परफेक्ट रीजन। नेक्स्ट है द प्रोविजनल एडमिशन given to candidates stand cancelled in case whether they are found have questionable antecedents, have been involved in mob or riots activity, faced disciplinary proceeding और misconduct। मतलब तुमने कुछ गलत काम किया होगा, केस वेस फाइल हुए होंगे और ऐसा मिल जाता है यूनिवर्सिटी को, तो तुम्हारी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स वो सारे दिए जाएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। चलो, तो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। They should also bring one set of photocopies of the relevant certificate as mentioned in section 2। पहले ही मैंने बताया भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फोटोकॉपी एक सबका लेके आना है। तुम्हारा मन करे तो दो ले लेना,
ठीक है, लेकिन एक कम से कम लेके आना है। प्लीज नोट दैट द एडमिशन विल कंटिन्यू टू बी प्रोविजनल अंटिल ऑल द सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड, वेरीफाइड विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड फाउंड टू बी करेक्ट। ठीक है, एडमिशन पूरा तभी समझा जाएगा जब सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो करेक्ट हो जाएं। किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट्स डू नॉट मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर और देयर प्रोविजनल एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। किसी भी स्टेज पे जा करके वेरिफिकेशन तो आपकी एडमिशन, तो एलिजिबिलिटी क्या है भाई? एलिजिबिलिटी एक तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, दूसरा एससी, ओबीसी या फिर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी जितने भी आपको मार्क्स चाहिए, एक तो वो क्राइटेरिया मीट करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मीट करना है कि 50% अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए, एससी एसटी इन लोगों के लिए था 45%, आई थिंक 45% था। अच्छा, जो भी मैंने बोला है ऊपर कितना था देखते हैं। हाँ, ये केएम कश्मीरी माइग्रेंट्स, डब्ल्यूडीपी, ओबीसी क्रीमी लेयर अनरिजर्व्ड इनके लिए 50%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 40, एससी पीडब्ल्यूबीडी इसके लिए 30%। ये जो है सीयूटी का मार्क्स, ठीक है, जो एंट्रेंस टेस्ट दिए थे उसका मार्क्स इतना चाहिए। और प्लस 12th में और भी एलिजिबिलिटी है, 12th में और ओबीसी का मार्क्स, बाकी एससी एसटी का 45%, 12th का जितने भी फुल मार्क्स होंगे उसका 45%। नेक्स्ट क्या है अब? द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स नीड टू पे द सेमेस्टर 1 फर्स्ट, पहला सेमेस्टर जब भी एडमिशन हो जाएगा तो उस दिन फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल फी जमा करना होगा समर्थ पोर्टल पे। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये एक पोर्टल है, इस पे क्लिक करोगे सीधा जाकर के पेमेंट गेटवे पे खुलेगा, वहां पे ये पे करना है, तो उस दिन कर लेना जिस दिन एडमिशन होने वाला है। यूजी प्रोग्राम्स कितना लेंगे ये पैसा? जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 3815 रुपीज, एससी एसटी के लिए 2900 एंड वीएचसी पीएचसी इसके लिए 2045। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, 27 सीट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और and or do not pay the fee on the admission day will be cancelled, on the admission day will be cancelled। चलो ठीक है, सीट्स जो है आपकी कैंसिल कर दी जाएगी दो केस में, या तो आपने सबमिट नहीं किया है सारा डॉक्यूमेंट, या ये हो सकता है कि आपने फीस नहीं जमा किया है, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई भी नहीं जमा किया है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपकी नाम ही नहीं आएगी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम देयर आर 5 annexure 1 2 4 and 5 have to be submitted by all candidates who are provisionally admitted। देखो एनेक्चर तो 5 हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 जो है हर कोई भरने वाला है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या है आगे देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सब इसी में मैं बताऊंगा। लेकिन थर्ड जो है वो किसको भरना है? जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दे रखा हो और उनकी अभी रिजल्ट नहीं आई है। ठीक है, जैसे कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर अवेटिंग देयर रिजल्ट्स हैव टू सबमिट अ नोटराइज्ड एफिडेविट। लेकिन यदि वो अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनको एनेक्चर थर्ड भी फिल करना है, वो भी नोटराइज्ड होना चाहिए, नोटराइज्ड एफिडेविट होना चाहिए, कोर्ट में ही बनेगा वो। एनेक्चर थर्ड को प्रिंट करवाना होगा, सबको प्रिंट करवाना होगा, ये जो भी एनेक्चर बोला है सबको प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, ठीक है, अब बोल रहा है कि चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स ऑन द एडमिशन प्रोसेस। हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करते रहो। हेल्प डेस्क में ये नंबर है, इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। कॉन्टेक्ट विद हेल्प डेस्क, यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं इन्होंने। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में देखो भाई सीरियल नंबर वाइज क्या क्या मांग रहा है, ये 20 टोटल है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 20 तक। सबसे पहला आइटम रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं भाई साहब, पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके आओ, 7-8 लेके आ जाना भाई, कितने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ये मेंशन्ड नहीं है, और हम भी नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 जितने का जरूरत है, कम से कम 7-8 लेके आना, उतना का जरूरत नहीं होगा बट फिर भी। सीवीटी स्कोर कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, ठीक है, कम से कम 2 कॉपीज रख लेना, काम आएगी, नहीं आई काम तो एक तो आएगी, एक रख लेना फिर आगे के लिए। ठीक है, तो सीवीटी स्कोर कार्ड यहाँ पे, अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि उधर ही जाके प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मान के चलो टाइम ही खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा। और बहुत सारे बच्चे 100 के 100 बच्चे आकर के सोचेंगे कि अच्छा हम भी यहीं पे, तो इतना ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना है।
का भैया इतना स्मार्टनेस नहीं दिखाना, ये सब प्रिंट आउट उधर से करवा के आना है। उसके बाद है क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट ले करके आना है, मार्कशीट और प्रोविजनल में भी सारा भाई ले लेना अपने साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा। वैसे 10th का सिर्फ मार्कशीट ही लगेगा, वैसे सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि उसका भी खोज सकते हैं ये फोटो कॉपी। वैसे वेरीफाई कर लेंगे ओरिजिनल होगा तो आपको सर्टिफिकेट लेके आना है पूरा अपने बैग में। 12th का सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। ये यूजी के लिए ये इसकी आपको जरूरत नहीं है, यदि आपने ये भर रखा होगा भाई यूजी प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो इसके लिए ये दिया हुआ है। ये चारों कंपलसरी अभी तक। फिर नेक्स्ट प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, आपने ये भर रखा होगा कि भाई अंडर ग्रेजुएट हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका भी डिग्री लेते आइएगा, लेकिन नहीं भरे होंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट बोल रहा है। हाँ चलिए ठीक है, यदि आप यूजी सबका कुछ भरे भरे या पहले से नहीं किए हैं तो ये चारों ऊपर वाले 1 to 4। फिर इधर से आपको मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना हो तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हमारे पास नहीं है अभी, जैसे ही आता है हम यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्लस SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 के बाद इशूड होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद है OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे है, are required to sign a declaration certificate about their non-creamy layer status after 1 अप्रैल 2023। OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद है EWS से बिलोंग करते हो तो EWS वाला ये भी इशूड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद। मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। पर्सन जो भी है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है, यदि कुछ दिक्कत है तो उसकी सर्टिफिकेट लगेगी इस कैटेगरी से यदि एडमिशन लेना है तो। केम काश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट यदि काश्मीरी माइग्रेंट्स हो तो। WDP सर्टिफिकेट इन केस ऑफ WDP कैंडिडेट्स, यदि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो तो इसके भी सर्टिफिकेट लेंगे उस कैटेगरी से एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज इस कैटेगरी से एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है एनेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड एनेक्चर 5। क्या है ये सब भी जरूरत है, ये सारा जो है एनेक्चर 1 आपको एनेक्चर जो है सारा प्रिंटेड फॉर्म, ये सारे जो सर्टिफिकेट है सब प्रिंटेड फॉर्म में लाना है। पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे ये बाद में बात करेंगे, ये चलो 3815 रुपये, ये जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 2900, ये हम बात किए हैं। चलिए आगे आइए यहाँ पे रिफंड ऑफ फी के लिए क्या, उतना पैसा दे दी तो रिफंड कब करेगा आपको? ऑन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, यदि आप कैंसिल करवाते हैं अपना एडमिशन कहीं और जाने के लिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन, आपकी एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले, तो फुल रिफंड मिलेगी आपको। लेकिन इफ द एडमिशन इज कैंसिल विद इन 2 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, मान के चलिए 15 दिन बाद, 15 दिन के बीच में आप करवाते हो, जब शुरू हो गया ये एकेडमिक सेशन तो 1 मंथ का ट्यूशन फी आपका कट जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर 2 वीक्स स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिफंड। लेकिन 15 दिन के बाद आप एडमिशन कटवाते हो तो अब कोनो पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या बहुत सारा है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बहुत सारा है, ये इसका जरूरत नहीं है भाई, टेंशन ना, ठीक है। ये जो जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट है और OBC जो है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर ही लिए, नीचे तो और कुछ है नहीं, है और कुछ है क्या? ये देखते हैं, चलिए कुछ नहीं है, ऊपर में हम बात किए हैं। एनेक्चर 1 में एफिडेविट, एनेक्चर 1 आपको लगाना है, ये सारे स्टूडेंट्स को लगाना है भाई साहब, हमारे भाई देखो इसको प्रिंट आउट करवा लेना। एनेक्चर 1 जो है पेज नंबर इस कितने पेज में है? ये 2 पेज में है, ठीक है। उसके बाद एनेक्चर 2 आएगा। आइए यहाँ पे एनेक्चर 1 कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको भरना है I डैश डैश, जैसे हमारा नाम है सत्या कुमार, भर देंगे I सत्या कुमार, ओके। आई विल फिल I सत्या कुमार इन द वैकेंट प्लेस, जो भी डैश है यहाँ पे दे रखा है I सत्या कुमार विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर, whatever the enrollment number you have when you attended the exam of entrance exam, मान के चलो CUT स्कोर, CUT जो एडमिट कार्ड थी वहाँ पे जो भी एनरोलमेंट नंबर थे, फिल दैट एनरोलमेंट नंबर एट दिस प्लेस, यहाँ पे जब भरना है, ठीक। उसके बाद सन ऑफ और डॉटर ऑफ, मिस्टर मिसेज मिस, जिनका भी यहाँ पे आप गार्जियन का नाम देना चाहते हो, मम्मी का
पिताजी का यहाँ पे देना है। हैविंग बीन एडमिटेड टू, कोर्स का नाम देना है, जैसे बीए स्पेनिश, बीए इटालियन, ठीक है, बीए डिजिटल कम्युनिकेशन, फलाना चिलाना ढेकाना जो भी, एट द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। यहाँ पे नाम रखना है अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने जैसे अब शिलोंग में हो तो भाई शिलोंग का नाम रखेंगे, हाँ, लखनऊ में है तो लखनऊ का नाम रखेंगे, हैदराबाद में है तो हैदराबाद का नाम रखेंगे। चलिए ये काम आपका फिनिश हो गया। आइए यहाँ पे डिक्लेयर दिस कब आप बनवाए थे, ठीक है, तो ये जो है एफिडेविट बनवाना होगा। अच्छा ये सब बनेगा कहाँ से भाई साहब, आपको कोर्ट में जाना होगा, नोटरी से बनवाना होगा, ठीक है, नोटराइज्ड करवाना होगा, वो आपको बना करके देंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइड, कहाँ पे, प्लेस का नाम लिखना है, ऑन दिस डे, डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। चलिए सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, स्टूडेंट जो भी है जिनका भी एडमिशन होने वाला है वो अपना ये सिग्नेचर इजा कर देंगे, ठीक है, प्लस फिर से वही डेट, मंथ ऑफ और ईयर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर भर देना है। ओथ कमिश्नर, यहाँ पे नोटरी भाई साहब अपना एक यहाँ पे ठप्पा लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, स्टाम्प लगा देंगे। चलिए ये नेक्स्ट 1 कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया बैक जाइए फिर से देखिए, क्यों यहाँ पे नाम रखना है, ये किसके लिए है एफिडेविट, पेरेंट्स के लिए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बच्चों का नाम नहीं लिखे, स्टूडेंट का नाम नहीं लिखना है, अपने पेरेंट्स का, जिनका भी हम एफिडेविट बनवा रहे हैं, बाई पेरेंट्स का और गार्जियन, पिताजी का या मम्मी का, फादर या मदर, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है कि किसके पिताजी हैं, तो जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसका नाम लिख देना। अब ये नहीं कि उसके 5 बच्चे हैं, किसी भी बच्चे का नाम लिख देंगे, अच्छा इसके पिताजी हैं, जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसी बच्चे का नाम लिखना है। फुल नेम ऑफ ए स्टूडेंट विद द एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, यहाँ पे वही CUT वाला एनरोलमेंट नंबर दे देना है जब एग्जाम देने गए थे। उसके बाद एडमिटेड टू, यहाँ पे कोर्स और प्रोग्राम का नाम लिखना है। एट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद है तो हैदराबाद, शिलोंग है तो शिलोंग और लखनऊ है तो लखनऊ। काम खत्म हो गया ईजा। यहाँ पे फिर से डेट, मंथ, ईयर, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, स्टूडेंट अपना सिग्नेचर, सॉरी यहाँ पे पिताजी सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट सिग्नेचर नहीं करेंगे, जिनका भी एफिडेविट बन रहा है वो सिग्नेचर करेंगे, क्या हम भी बोल देते हैं फ्लो में। तो यहाँ पे वही इस सेकंड एनेक्चर में सिग्नेचर जो करेंगे आपके पेरेंट्स, जिनका भी एफिडेविट बन रहा है वो करेंगे, ठीक है, जिनका भी एफिडेविट बन रहा है वही करेंगे, हाँ, पेरेंट्स और गार्जियन, ये सेकंड वाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बाकी यहाँ पे नेम अपना उनका, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट 2, ठीक है, यहाँ पे जो डेपोनेंट है उनका नाम लिखना है, टेलीफोन नंबर उनका देना है, उनका भी एड्रेस देना है, ठीक है, फिर से यहाँ पे प्लेस, डेट वही सब भरना है। और क्या है यहाँ पे, solemnly affirmed and signed in the presence of this द डेट यहाँ नाम डेट लिखना है, 7th या 11th, जितना भी डेट को ये एफिडेविट बना है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ लिख देना और यहाँ पे ईयर लिखना है। बाकी यहाँ पे नोटरी भाई साहब फिर से अपना एक ठप्पा, मुहर और स्टाम्प लगाएंगे। एनेक्सर 3 वही लोग भरेंगे जिनका रिजल्ट अभी नहीं निकला है, ठीक है, तो उनके पास 12th का जो है मार्कशीट ये सब या फिर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वही लोग भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी ये भी एफिडेविट ही बनवाना है, तो ये भी कोर्ट में ही बनेगा। सबको प्रिंट आउट करवा करके पहले से रख लेना भाई साहब, और जा करके वही जा निकल चुपचाप नोटरी से बनवा लेना। नेक्स्ट है एनेक्चर 4, यहाँ पे आई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है ये, ठीक है। आई स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं सत्या कुमार हूँ, मैं फॉर्म भरा रहा था तो मैं लिखता सत्या कुमार, स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स BA स्पेनिश एट द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसका काम खत्म हो गया, क्या क्या भरना है, ठीक है, एनेक्चर 4। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, डिग्री और डिप्लोमा का नाम लिखना है। आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड विल नॉट बी वर्किंग एनीवेयर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ प्रोग्राम वाइल आई एम परसुइंग। देखिए जब आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो कहीं भी आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, ये इंश्योर करना है, ठीक है।
जॉब कहीं भी नहीं करना है। तो इसके लिए ये अंडरटेकिंग मांग रहा है। अंडरटेकिंग किस लिए है भाई? अंडरटेकिंग चलो सुना ही देता हूँ। आई शैल स्ट्रिक्टली अडेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर इन फोर्स। जो भी यूनिवर्सिटी में रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको मानना होगा, ठीक है। और रिवाइज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो भी रूल्स आ रहे हैं उसको मानना पड़ेगा। एंड इन द event of violating any of the same, I state that the university shall forfeit my admission in adherence with its regulation। तो एडमिशन पे आज आ सकते हैं। एडमिशन की जो भाई वो बात है, एडमिशन हुई है, यहाँ पे आपकी कैंसिलेशन पे प्रश्न उठ सकता है। इसलिए ये अंडरटेकिंग इसलिए ले रहा है कि यहाँ पे जो भी रूल्स हैं इसको आप मानो। आई अंडरस्टैंड दैट इफ एट एनी टाइम इट इज डिस्कवर्ड दैट आई हैव मेड अ फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, concealed any information and or used fraudulent means to secure admission, my name shall be removed from the rolls of the university। कुछ फ्रॉड वॉड किए होगे भाई, कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगा करके, तो कभी भी पता चलता है यूनिवर्सिटी को तो उसी समय बाहर, बाय बाय टाटा, ठीक है। एग्रेशन, डिफेमेशन, इन्वेस्टिगेशन, अनरूली बिहेवियर्स, दैट इज अनलॉफुल, इलीगल। अच्छा ठीक है, कोई भी किसी से भी बिहेवियर आप गलत नहीं रख सकते, किसी को ये सब मतलब सता नहीं सकते, कहने का मतलब उसके लिए है। तो ये सारा जो है अंडरटेकिंग उसी के लिए ले रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, चौथा बोल रहा है जिससे किसी को इंजरी हो जाए या फिर उस पर्सन को या उसके प्रॉपर्टी में कुछ आँच आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी काम हम ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होंगे, ऐसा होंगे तो दिक्कत है। यूनिवर्सिटी बोल रहा है, हम नहीं। 5th नंबर है आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड विल नॉट बी वर्किंग एनीवेयर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। ठीक है, बता दिए भाई। ऐजा आप अपना जिस लैंग्वेज में एडमिशन लेने वाले हैं, जिस भी प्रोग्राम में, उसको भर देना है। और इस प्रोग्राम को करते वक्त कहीं भी काम आप नहीं कर सकते हैं। आई हैव नॉट टेकन एडमिशन और रजिस्टर्ड फॉर एनी अदर डिग्री अंडर दिस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में आप कहीं दूसरे जगह एडमिशन नहीं लिए हैं, ये भी श्योर करना है इसी अंडरटेकिंग के द्वारा। लेकिन यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा के लिए है तो दिक्कत होगा, हम नहीं कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कह रहा है। चलिए ठीक है, काम खत्म। इधर सिग्नेचर करना है, इधर डेट डालना है, इधर प्लेस। चलिए ये खत्म हो गया एनेक्चर 4। उसके बाद है एनेक्चर 5। यहाँ पे फोटोग्राफ एक डालना है पासपोर्ट साइज का, ठीक है। एनेक्चर 5, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉक्टर्स ऑफिस, इन द ऑफिस ऑफ प्रॉक्टर्स ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे नाम भरना है अपना, आई जो भी स्टूडेंट है अपना नाम भरेंगे, एजा एनरोलमेंट भरेंगे, यहाँ पे कोर्स भरेंगे, बी स्पेनिश इटालियन जो भी है। और क्या है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर हो गया। नेम एंड साइन ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्जियन, यहाँ पे सिग्नेचर करना है अपने पेरेंट्स का, पिताजी का या मम्मी का, जो भी है, जिनका भी एफिडेविट लगा है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उनका नाम भी लिख दीजिएगा क्या नाम है, और सिग्नेचर उनसे करवा लेना है। प्लस एड्रेस में उनका एड्रेस दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब एड्रेस अपना ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ ऑफ आधार कार्ड का जो आप ये लगाने वाले हैं, ये फोटो कॉपी, तो आधार कार्ड पे जो है वो एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए कि आधार कार्ड पे भी वो एड्रेस दिखा है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है। चलिए तो लिस्ट में आप एक बार चेक कर लेंगे इन सबको, ये जो चेकलिस्ट है, ठीक है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको भी प्रिंट करवा लेना है ताकि टिक कर सको। यहाँ पे बोल रहा है पुट अ टिक कर देना है कि अच्छा चलो चलो ये सब हमारा तैयार है। मान के चलो अपने पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लिया, तो यहाँ पे टिक करो। CUT स्कोर कार्ड प्रिंट हो गया, टिक करो। 10th का सारा सर्टिफिकेट हो गया, टिक करो। अपने साथ ले लिए 12th का, टिक करो, ठीक है। उस प्रकार से माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो टिक करना है यहाँ पे, ठीक ना। OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा हम आपको बता रहे हैं। प्लस जो भी है AWS कश्मीरी माइग्रेंट्स PWD मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी जिनको जरूरत होगा तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्चर 1 से लेकर के 5 तक, 3 को छोड़ करके, 3 सिर्फ उसको लगाना है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 12th का। तो 1, 2, 4 एंड 5 ये सबको लगाना है। 1, 2, 4, 5 ध्यान से सुनो, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट 3 उसको लगाना है, मतलब सिर्फ नेक्स्ट 3 नहीं लगे, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया 12th का वो 5 लगाएंगे, लेकिन जिनका आ गया वो सिर्फ 4 लगाएंगे, 3 को छोड़ करके, और सब में टिक कर देंगे। चलो चलो ये सारा हमारे पास आ गया है। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट का क्वेरीज होगा वो सारा खत्म हो गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरीज है तो कमेंट में लिखो,
या फिर हमारे यूट्यूब में ही अबाउट सेक्शन में जाओगे तो इंस्टा पे लिख सकते हो भाई कि कुछ दिक्कत है या नहीं है। और हम देख सकते हैं कि क्या, हाँ, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, एक मिनट। डिटेल्स यहाँ पे जब जाओगे भाई, पेमेंट गेटवे पे जब जाओगे ना, यहाँ पे जब गाइडलाइंस में जाओगे तो गाइडलाइंस में यहाँ पे एक लिंक होगा। एक तो ये लिंक है यूजी प्रोस्पेक्टस का, इसके नीचे एक और लिंक होगा, वो होगा पेमेंट गेटवे। ठीक है, जैसे ये है पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ हमें खुलेगा। जब विंडोज़ खुलेगा तो डिटेल्स ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट आएगा। रिलेवेंट सर्टिफिकेट में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें आप ओबीसी से हो तो ओबीसी इस सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट करवाना होगा। सारे जो हैं उन सबको प्रिंट आउट करवाना। जैसे ये तो SC ST के लिए है, इसमें पेज नंबर 27 जो है 33 पेज का है। अच्छा ये नहीं है, हाँ, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग सबमिटेड बाय ओबीसी कैंडिडेट्स, यहाँ पे नाम रख लेना है, आई सत्या कुमार या फिर जो भी आपका नाम है, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम रख लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम रखना है, स्टेट का नाम रखना है, सिग्नेचर अपना कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा बर्गा कर दें जी। चलिए फिर से बताते हैं, यहाँ पे नाम लिख लेना है आई, और सत्या कुमार सन और डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पे पिताजी का नाम सेकेंड नंबर वाले ये वैकेंट प्लेस में। उसके बाद थर्ड नंबर में डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इतना बड़ा दे दिया है भाई। अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे टाउन या सिटी का नाम लिखना है, कौन सी सिटी से हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, अपना सिग्नेचर करना है, फुल नेम लिखना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, प्लेस देना है, और ईमेल देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट है जिस दिन भरे हो वो लिख देना है। तो ये प्रिंट करवाना होगा। मैंने बताया है भाई साहब कि कैसे पहुँचना है। यहाँ पे हम क्या बोले हैं भाई कि कैसे पहुँचना है, ये फिर से जा करके, ये देखो यही विंडो खुला था, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे कैसे हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ से, जो भी PDF था गाइडलाइंस का वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, गाइडलाइंस वाला PDF में, ये गाइडलाइंस वाला ही है, गाइडलाइंस फॉर, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे का एक लिंक है, यहाँ यहीं इस लिंक पे एक लिंक दिया हुआ है https://iflucuetefluct.samart.edu.edu.in/। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हो। यदि PDF नहीं है, PDF तो डाउनलोड हो जाता है, वहीं से डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये सीधा आप कहीं भी लिख लेते हो तो सीधा ये भी टाइप करके और सीधा उस पेमेंट गेटवे पे पहुंच सकते हो। ठीक है, बाकी हमें किस चीज़ों पे बात करनी थी, अब हमें बात करना है PG वालों पे। तो PG के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब हमें बात करना है और भी चीज़ों पे। तो और भी चीज़ों में जैसे बहुत सारी चीज़ें अब बच नहीं जाती हैं, आपका जो ये टेंशन है वो ख़त्म हो गया। हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या है सीन भाई, हॉस्टल अलॉटमेंट में यहाँ पे जिस दिन आओगे भाई साहब, जब एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद जैसे ही हम आए थे तुरंत ही मिल गया था यहाँ पे। वैसे हम तो रात को आए थे, 12-1 बजे आए थे, तो वहाँ पे टेम्प्रोरी रूम मिला हुआ था, लेकिन अगले दिन हॉस्टल ऑफिस में जा करके परमानेंट रूम हम ले लिए थे। तो आपको चाबी दे दी जाती है तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कुछ परेशान किया जाता है या बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं ये लोग, तुरंत मिल जाता है। तो इस मामले में बहुत पॉजिटिव है हमारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। प्लस सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये तो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट लिस्ट में बच्चे पूरा भरते हैं कि नहीं भरते हैं। गर्ल्स हॉस्टल का भी सेम है, जो बॉयज़ हॉस्टल का ये है कि तुरंत मिल जाता है, वही गर्ल्स हॉस्टल का है। जो हैं कितने, अब गर्ल्स हॉस्टल में बात करें तो एक रूम में 3 लड़कियां रहती हैं, और बॉयज़ हॉस्टल में एक रूम में 2 बंदे रहते हैं, शेयरिंग है रूम। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता दिया कि 12th में किसको कितना मार्क्स चाहिए, ओबीसी और जनरल को 50% चाहिए, SC ST को 12th के मार्क्स का 45% होना चाहिए, तभी एलिजिबल होगी। प्लस CUET के मार्क्स के बारे में भी हम डिस्कस किए कि कितना होगा तो
फॉर्म भर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में, कितना मार्क्स आया होगा, तो वो सारा हम इस वीडियो में बताए हैं। नहीं देखे हो ध्यान से तो फिर से जा करके देख लो वीडियो एक बार, मिल जाएगा सब कुछ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डेट्स हमने बता दिया है, पहले ही बताया फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डेट्स यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डेट्स इस पीडीएफ में मैंने बताया है, 22 से लेकर के 26 अगस्त तक। फर्स्ट राउंड तो हो गया, ठीक है। मेस की व्यवस्था है भाई यहाँ पे, ठीक है। अपने से खाना पीना बना के खाना नहीं पड़ता है, मेस में आकर के आराम से तुम खा सकते हो। रिजर्वेशन के बारे में हमने बात कर लिया, एडमिशन प्रोसेस क्राइटेरिया के बारे में बात कर लिया। स्कॉलरशिप भी मिलता है। स्कॉलरशिप कहाँ पे मिलेगा, चलो हम बता देते हैं कि कहाँ पे इन चीज़ों को हमने रखा है। आइए यहाँ पे हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ कौन सा है, इस पीडीएफ का नाम है प्रोस्पेक्टस 2023 टू 2024 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तीनों कैंपस के लिए, हैदराबाद, शिलोंग एंड लखनऊ। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है पेज नंबर 21 में हम चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कई रुपया आपके घर में फैमिली इनकम है तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्कॉलरशिप, थोड़ा सा बड़ा करें, आइए बड़ा करते हैं। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा आपको, चलिए। मेरिट कम मीन्स फेलोशिप, MCM इसको कहते हैं, एग्जेम्पशन ऑफ ट्यूशन फी एंड बुक अलाउंस। दो चीज मिलती है, ट्यूशन फी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है और बुक अलाउंस के लिए पैसा मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हु हैव रजिस्टर्ड, फॉरेन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं भाई साहब, इसलिए इन्होंने लिख रखा है इंडियन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स खाली लिख देंगे तो क्लेम कर सकते हैं ना, बाकी जो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एनी फुल टाइम कोर्स पार्ट टाइम कोर्स के लिए नहीं, COP DOP और ADOP के लिए नहीं, फुल टाइम कोर्स के लिए जिस प्रोग्राम में BA और MA वाले आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर PhD प्रोग्राम, ठीक है। PhD को छोड़ करके BA और MA को स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड हुज पेरेंटल इन एनुअल इनकम, चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो फैमिली इनकम है लेस देन 1,50,000, इससे कम है, आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है 1.5 लाख से कम है, तभी आप इस एलिजिबिलिटी का फायदा, इसके एलिजिबल हो सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको ट्यूशन फी और बुक अलाउंस मिलता है। स्टूडेंट्स हु रिसीव फेलोशिप शैल गेट अ बुक ग्रांट अप टू 1,000 पर एनम, एक साल में, हर साल आपको 1,000 रुपया मिलेगा बुक के लिए, फॉर ईच ईयर ऑफ वैलिड स्टूडेंटशिप। इसके भी कारण है, इसके भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको तभी मिलेगा, पहले ही सेमेस्टर में तो मिल जाएगा, अगले सेमेस्टर से तभी मिलेगा जब आपके जो सेमेस्टर के मार्क्स 50% से ज्यादा होते हैं। चलिए ये तो मैंने बता दिया, और कुछ है क्या? अच्छा ठीक है, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिलेगा जो किसी और इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कहीं से भी उनको कुछ हेल्प मिल रहा है, जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप के नाम पे मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इस चीज के लिए एलिजिबल होंगे उनको हर महीने का 1,000 रुपया आएगा सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर यदि आपके 4 महीने का है, 5 महीने का है, तो उस हिसाब से हर महीने के 1,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलते हैं। प्लस एक साल में बुक अलाउंस के लिए 1,000 रुपया मिलता है। और 2 सेमेस्टर में आप जितने महीने पढ़े होंगे यहाँ पे, 2 सेमेस्टर यदि 8 महीने का है तो 8,000 मिलेगा। 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर यदि 5 महीना लंबा चला होगा, मुश्किल वहां से उतना तो चलता नहीं है, 4 या 4.5 मंथ चलते हैं, तो 4,000 ज्यादातर चांसेस हैं कि 4,000 एक सेमेस्टर में, यानी 2 सेमेस्टर में जो होते हैं वो 8,000 के आसपास। चलिए, अमोंग द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, नए विद्यार्थी जो आप लोग आ रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर वाले, जिन्होंने 60% ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, उसका 60% जब आपका होगा तभी आपको वो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, ये स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड एंड फॉलोइंग सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वाले स्टूडेंट के लिए ये फेलोशिप तभी मिलेगा जब वो सिक्योर अ मिनिमम 50% मार्क्स इन द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में भाई जब आपको 50% मार्क्स आएंगे कम से कम, तभी इस जो स्कॉलरशिप का मजा है मिल सकता है आपको, इसका फायदा आप उठा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा।
50% या 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। 49 भी हुआ तो नहीं मिलेगा। पास इन ऑल सब्जेक्ट्स इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सारे सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। प्लस फुलफिलमेंट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट 75%, ये पूरा होना चाहिए, तभी जाकर के स्कॉलरशिप वो मिलेगा। ठीक है। प्रोसीड्यूर ऑफ एप्लीकेशन, प्रोसीड्यूर अब बाद में चर्चा करें हम उसकी, किसी और एक नए वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि क्या है उसके एप्लीकेशन का प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे आते हैं तो वो करते हैं, वो आपको यहाँ पे भी आके पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हम बताएं, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट आई तो हम बता देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, इतने खरूस नहीं है हम। चलिए ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप बाद में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या है स्कॉलरशिप के लिए, क्या क्या चाहिए, अच्छा ये सब चीजें बाद में पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है। क्या क्या जरूरत था आपको स्कॉलरशिप के लिए वो हम बता दिए कि 1.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए, मार्क्स कितने आने चाहिए और बाकी के सेमेस्टर में कितने मार्क्स आने चाहिए। चलिए आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला होगा। चलिए हेल्प मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी बच्चों को जरूरत है इन वीडियोस का, इस वीडियो का तुरंत शेयर कीजिए उनके पास, ताकि वो पैनिक ना हो और उनको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी जितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वेलकम टू इफ्लू, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस है हमारे तरफ से। आइए, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपना भी कुछ पेट वेट चलना चाहिए भाई। अभी तो कुछ पैसा वैसा आया नहीं है, लेकिन आप लोग ही हो जिसकी वजह से चल सकता है, तो ये काम करना है। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में। चलिए ठीक है, मजे से आइए। यहाँ पे आप लोगों को जो भी मैंने कहा है कि कब आना है, कैसे आना है और एक दिन पहले आ जाना है, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि, और हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर रहेंगे हेल्प करने के लिए, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। भाई साहब आप पहले पहुंचिए इफ्लू। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।